तो हेलो बच्चों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है बेटे भाई बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ना आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव पढ़ने का एक तरीका मिलेगा। ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़े जाते हैं वो तरीका मिलेगा। और आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको ना हजारों ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको इस पूरी केमिस्ट्री की बुक से, 12th केमिस्ट्री की बुक से केवल 50 ऑब्जेक्टिव जो है ना तैयार करना है। और वो 50 ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करना है मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने मान लिया ना, अब मैं बोल रहा हूं अगर ये 50 ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लेते हो ना, मैं जैसे करा रहा हूं उस तरीके से, तो मैं नहीं मानता कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना आपके पेपर में गलत हो। तो मैं जो 50 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं ना, इनको बहुत अच्छे से तैयार करो, मेरे तरीके से करो, मैं आपको बता रहा हूं उसका तरीका। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, यार क्या कर रहे हो यार, अभी तक आपने इतने अच्छे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जो आपको कंटिन्यू आपको तैयारी करा रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो अच्छा लगा है ना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है स्पेशली एमपी बोर्ड वालों के लिए है। एमपी बोर्ड वाले कि प्रिपरेशन के लिए हमें कंटिन्यू आपको वीडियो लेके आ रहा है। बाकी अदर बोर्ड वाले इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबको आने हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। तो हमारा चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे। हमें बेटा पहला जो चैप्टर है हमारा बिलियन, पहला जो चैप्टर हमारा बिलियन ही है ना, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं वो देख लो। तो भाई साहब हमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ना बिलियन सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें हमें पहला ऑब्जेक्टिव तैयार करना है परासरण दाब से। किससे बेटा? परासरण दाब से हमें पहला ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। 1 मिनट, मार्कर कहां गया, मिल गया, ये है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पहला हमें किससे करना है बेटा? परासरण दाब से करना है। तो आपको ध्यान रखना है परासरण दाब का सूत्र क्या होता है। परासरण दाब का सूत्र क्या होता है? तो मेरे भाई परासरण दाब का सूत्र क्या होता है? पाई बराबर CID, यही होता है। बट इससे नहीं बनने फॉर्मूले, इससे आपके ऑब्जेक्टिव नहीं बनने। ऑब्जेक्टिव किससे बनने हैं? सी को आप चेंज करो। आप पता है ना सी बराबर क्या होता है बेटा? n/v होता है। तो सी को चेंज कर दो, है ना, तो हमारा क्या हो जाता है? n/v और ये RT। तो v को इधर ले जाओ तो हमारा पाई भी बराबर nRT। मेन फॉर्मूला तो हमारा यही होता है। ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से बनते हैं। पूछ लेता है परासरण दाब का सूत्र क्या है, तो आप पाई भी बराबर NIT से याद रखना। या तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये देगा, अगर नहीं देगा तो देखो मोस्टली ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि पाई की वैल्यू आपसे पूछता है, v बटे में जाता है, तो nRT/v है। तो परासरण दाब याद करने का सूत्र जो है या तो ये है या तो ये है, ठीक है। अगर इस रूम में पूछा है तो ऐसे बता देना। अब एक बात और, परास आप इनको याद रख लेना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन इससे बनेगा कि भाई अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म से हमारा क्वेश्चन बनेगा। आपको पता है ना अणु संख्या गुणधर्म की संख्या कितनी है? 4। देखो इनको अपने माइंड में जमाते जाना, माइंड में अपने सेव करते जाना, और मैं जो चीजें बता रहा हूं उनको याद रखना। पाई बराबर क्या होता है? CIT, इससे वो आपको चेंज करने पड़ेगा, तो पाई भी बराबर NIT, इससे क्वेश्चन बनता है। बट मोस्टली ये होता है कि पाई बराबर NIT/v। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप ये बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे अणु संख्या गुणधर्म। अब आपको पता भाई अणु संख्या गुणधर्म क्या है? देखो अणु संख्या गुणधर्म तनु विलयनों के गुण होते हैं, आपको पता है ना। अणु संख्या गुणधर्म तनु विलयनों के गुण होते हैं, और अणु संख्या गुणधर्म तनु विलयनों के ऐसे गुण होते हैं जो विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, अणु संख्या गुणधर्म में विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं। अणु संख्या गुणधर्म कभी भी विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं। विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये हमेशा याद रखना। अब अणु संख्या गुणधर्म बेटा कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं बेटा? 4 हैं अणु संख्या गुणधर्म। और 4 कौन कौन से हैं? देखो पहला आपको पता है परासरण दाब है। कौन सा बेटा? परासरण दाब है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्या है बेटा? क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन।
तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तीसरा क्या है बेटा? हिमांक में अवनमन। और चौथा क्या है? थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, परासन दाब ऊपर लिखा गया, बाष्प दाब में अवनमन लिखाना था, ठीक है। तो अब चौथा हमारा क्या है? बाष्प दाब में अवनमन, बाष्प दाब में अवनमन, बाष्प दाब में अवनमन। ये पहले नंबर पे होना चाहिए था, ये चौथे नंबर पे होना चाहिए। तो पहला चौथा अल्टा पलटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अणु संख्या गुणधर्म 4 है, ध्यान रखना। परासन दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और बाष्प दाब में अवनमन, ये 4 है। तो आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये पूछता है कि अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो आपको इनमें से देखना है। अगर इनमें से नहीं है तो वो अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, इनमें से है तो अणु संख्या गुणधर्म है, ठीक है ना। तो आपको दो चीजें याद रखना है अणु संख्या गुणधर्म से। पहले क्या कि जो अणु संख्या गुणधर्म है विलेय के कणों की संख्या विलेय के कणों या विलों की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, दूसरा उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। और 4 अणु संख्या गुणधर्म है, इनमें से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको तैयार करने हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे पढ़े जाते हैं, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्ट दूंगा पूरी बुक में से, इनको तैयार कर लेना, इनसे पेपर में आते हैं, आएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अगला हमसे हमारा क्वेश्चन बन सकता है 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलम संख्या। ये तो सबको पता है, सॉरी 1000। तो आपको पता है ना 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की संख्या को मोललता कहते हैं, मोलरता नहीं, मोललता। इसका आंसर इसमें लिखा, ये जो स्लाइड दिख रही है इसमें लिखा है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। हो गया ना, खत्म, आगे बढ़ो। अब अगला बेटा ये है, देखो आपको मैं अगली बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में छपने वाले हैं भाई, इनको ही तैयार करने हैं आपको, ठीक है। तरीका भी बताओ, ठीक है। चलो आप ये बताओ, जो गैस की द्रव्य विलेयता है उसका नियम किसने दिया है? ध्यान से सुनना है। गैस की द्रव्य में विलेयता, गैस की द्रव्य में विलेयता, गैस की द्रव्य में विलेयता का जो नियम किसने दिया था? आपको पता है ना, गैस की द्रव्य में विलेयता के लिए हेनरी ने नियम दिया था। गैस की द्रव्य में विलेयता के लिए किसने नियम दिया था? हेनरी ने नियम दिया था, ध्यान रखना। तो गैस की द्रव्य में विलेयता का नियम किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। और इनने क्या बोला था? इनने बोला था जो गैस की द्रव्य में विलेयता है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी, दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी, केवल दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी। अब दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी तो ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर घटेगी, ठीक है। ताप बढ़ाने पर घटेगी, क्योंकि दाब और ताप के मध्य अपोजिट संबंध होता है, दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा, ठीक है। दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो गैस की द्रव्य में विलेयता का नियम किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। क्या बोला था? दाब बढ़ाने पर बढ़ती है गैस की द्रव्य में विलेयता और ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता घटती है। तो हमारा यही तो है कि ताप वृद्धि करने पर गैस की द्रव्य में विलेयता घटती है, तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो यहाँ से मैंने देखो 2-3 टाइप बता दिए, तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। अब ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको एकदम लोड भी नहीं लगेगा कि भाई हमें कितना पढ़ना है, और हमारे ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मात्र आपको 50 करने, देखो तो बता दिया ना। यूनिट जो आपकी फर्स्ट है बिलियन, इनमें से जो मैंने चीजें बताई इन चीजों को याद रखना है ना। और ज्यादा से याद रखना आप क्या, शुद्ध जल की मोललता। शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है? 55.55 या 55.6। बट ये ऑब्जेक्टिव अब नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि ये पिछली साल आया था, तो ये तो आना नहीं है। तो बहुत कैलकुलेशन करने पर, बहुत मेहनत करने के बाद भी ये निकाला गया है ना, ऐसे नहीं हवा में निकाल के नहीं दे दिया हमने आपको, ठीक है ना। चलो यूनिट फर्स्ट में से इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम यूनिट सेकंड, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। अब यहाँ केमिकल काइनेटिक्स में क्या रखना है यार? तो भाई केमिकल काइनेटिक्स में पहले रखने हैं मात्रा के याद। पहले क्या रखनी है? मात्रा के याद। आओ हम बताते हैं कैसे याद रखना है। देखो यार, मात्रा हमें पता है, एक हमारे पास प्रतिरोध होता है, हमें पता है एक हमारे पास प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब प्रतिरोध का उल्टा। एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब उल्टा चालकता होता है। अब हमें पता है, एक हमने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध रो, और फिर हमने पढ़ा है विशिष्ट चालकता, फिर हमने पढ़ा है सेल स्थिरांक जी, सेल स्थिरांक जी, फिर हमने पढ़ा है मोलर चालकता, फिर हमने पढ़ा है तुल्यांक की चालकता। ये चीजें हमने पढ़ी, प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता, ये आपने पढ़े। इनको आप इनके सभी के मात्रक याद रखने हैं आपको, कौन सा मात्रक आ जाए वो आपके लिए,
तो इनकी मात्रक याद रखनी है आपको, ठीक है। अब इनकी मात्रक में देखो आपको पता है ना, रो का फॉर्मूला क्या होता है, V/I, ओम के नियम अनुसार ये निकलता है। अब चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो चालकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ना, ठीक है। चलो अब इसका फॉर्मूला याद रखना, RA/L, जो रो है इसका फॉर्मूला क्या है, RA/L, R प्रतिरोध, A क्षेत्रफल, L लंबाई, ठीक है। अब K इसका व्युत्क्रम है तो 1/ρ, ठीक है। अब सेल स्थिरांक G क्या होता है, तो अपन पता है ना, किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मतलब लंबाई और एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात, ये सेल स्थिरांक G हो गया। अब लैम्डा m का मान देखो, लैम्डा m के दो सूत्र आपको याद रखना है। पहला आपको पता ही है K × V होता है, मतलब विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल होता है, ठीक है। दूसरा हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, K × 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन स्मॉल m, ये होता है, ठीक है। अब इसका और इसका फॉर्मूला सेम होता है बिल्कुल, यहाँ भी इसका K × V ये सेम रहेगा। और ध्यान रखना जब आपको पेपर में आ जाए तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना नहीं भूलना, सेंटीमीटर क्यूब नहीं लगाओगे ना तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला दूसरा देखो, पहला तो ये हो गया, दूसरा है K × 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और तुल्यांक की चालकता देखो, मोलर चालकता में यहाँ आता है m और तुल्यांक की चालकता में यहाँ आता है m, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, ऐसे पढ़े जाते हैं, आपको बता रहा हूँ आपको तरीका, ठीक है। चलो अब मात्रक की बात है, तो भाई इसका मात्रक तो हमें पता है ओम है, तो ये जो चालकता है इसका उल्टा, इसका ओम, तो ओम का उल्टा क्या हो गया, ओम इनवर्स। एक बात और याद रखना, ओम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, सीमेंस, तो ओम इनवर्स सीमेंस, ठीक है। चलो अब रो, इस रो का मात्रा क्या होता है, ओम × सेंटीमीटर। देखो वैसे आपको मात्रक याद रखने की जरूरत नहीं, अगर सूत्र है तो उससे मात्रक निकल जाएगा ना, वो तो देखो सूत्र है तो उससे मात्रक निकल जाएगा। देखो प्रतिरोध का क्या है हमें पता है ओम, क्षेत्रफल का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इस L का क्या है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो ओम × सेंटीमीटर आ गया ना, आ गया ना कि नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। अब विशिष्ट चालकता इसका उल्टा है, तो ये इसका ओम × सेंटीमीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, बात खत्म है, परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, हो चुका कंप्लीट, ठीक है। आ जाओ इधर देख लो, अब सेल स्थिरांक, अब इसका मात्रक क्या होता है बेटा सेंटीमीटर, इसका मात्रक क्या है सेंटीमीटर, ए का मात्रक क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 सेकंड, 1 से 1 कट गया, अब 1 सेंटीमीटर नीचे बचा, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये याद रखना है आपको, ये मात्रक याद रखना है, इनको आपको याद रखना है, ये हो गए काम खत्म, ठीक है। अब ये हो गया, इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो इसका मात्रक क्या होता है, देखो अब ध्यान रखना, यहाँ पर मात्रक की बात है, ध्यान रखना। देखो विशिष्ट चालकता क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इसको, अब मैं देखो निकाल के बता रहा हूँ, के का क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है, और मोलर, ये मोलरता का मात्रक क्या होगा, यहाँ मोल होगा क्योंकि ये मोलों में लिया गया, ठीक है। तो मोल ऊपर जाएगा, यहाँ पर चलो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ जगह बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1 सेंटीमीटर इधर है, 3 इधर है, तो ये हमारा ओम इनवर्स तो है, ये क्या है ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो 3 में से 1 जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, तो पूरा ऐसा लिखा जाता है, इस मोल को आगे लिखा जाता है, तो मोल इनवर्स फिर सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर ओम इनवर्स। तो देखो मैंने निकाल के बता दिया, तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब इसका मात्रक लिख दिया तो इसका याद ही रखना नहीं है, कोई सेम का सेम है, इसका मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ मोलरता थी तो मोल आया था, यहाँ पर नॉर्मलता है, नॉर्मलता का क्या आता है ग्राम तुल्यांक का आता है, तो ग्राम EQ, GM/EQ का इनवर्स, GM/EQ का इनवर्स, क्योंकि ये ग्राम तुल्यांक होता है ना, तो GM/EQ का इनवर्स। तो ऐसे करके इनके फॉर्मूले मात्रक ये रखना है, तो पहला तो हमारा ही हो गया पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना, तनुता बढ़ाने पर प्रभाव मिलता है। अब तनुता बढ़ाने पर हमें प्रभाव याद रखना है कि तनुता बढ़ाने पर क्या प्रभाव होगा। देखो आपको पता है, ध्यान रखना, ये देखो चालकता पर तनुता का प्रभाव मिलता है, हमेशा चालकता पे तनुता का प्रभाव देखा जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध पे तनुता का प्रभाव नहीं देखा जाएगा, किस पे देखा जाएगा चालकता पे। देखो ये चालकता और ये वाली चालकता, ये जो है तनुता बढ़ाने पर घटेगी, ये जो है ना तनुता बढ़ाने पर घटेगी, और ये जो चालकता है वो तनुता बढ़ाने पर बढ़ेगी, ये याद रखना।
मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये बिलियन की चालकता, देखो बिलियन आया ना, बिलियन का आयतन आया ना, तो ये बिलियन की चालकता जो भी होगी वो तनुता बढ़ाने पर बढ़ेगी और जो साधारण चालकता है वो तनुता बढ़ाने पर घटेगी। तो ध्यान रखना, ये चालकता और विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटेगी, लेकिन ये दोनों चालकताएं तनुता बढ़ाने पर बढ़ेंगी, ये याद रख लेना आप, ठीक है। चलो ये हो गया, इकाई हो गया, मात्रक हो गया, शैल स्थिरांक हो गया, ये शैल स्थिरांक भी हो गया, ठीक है। अब तनुता बढ़ाने पर ये प्रभाव भी हमने देख लिया कि कौन कौन बढ़ेगा कौन कौन घटेगा, तो चालकता और विशिष्ट चालकता घटेगी और मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता बढ़ेगी, ठीक है। अब 1 फैराड का मान, अब आपसे ये पूछा जाता है 1 फैराड का मान क्या होगा, 1 फैराड, तो ध्यान रखना 1 फैराड का मान होता है बेटा 96,500, 96,500 कूलाम होता है 1 फैराड का मान, ध्यान रखना मेरे भाई, 96,500 कूलाम होता है 1 फैराड का मान, ध्यान रखना इस बात को, 96,500। अब यहाँ से एक बात याद रखना, ध्यान रखना, अगर कोई तत्व या परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें कितने आवेश की जरूरत होती है, 96,500 की, ध्यान रखना। अगर कोई तत्व या आयन, जैसे मान के चलो यहाँ देख लो, ये हमारे पास है Ca2+, अगर ये CO2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो मतलब मेरा ये है कि अगर कोई जो है ना आयन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसको 96,500 कूलम की आवश्यकता होगी, लेकिन अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ca में बदल गया, तो इसको कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी, देखो अब एक को पड़ती है बेटा 96,500 को, तो दो को कितने पड़ेगी, 2 × 96,500, 2 × 96,500। अब देखो इसको ऐसे मत लिखना, आपको इसको ऐसे लिख देना 2 फैरेड, क्योंकि आपको पता है 1 फैरेड का मान होता है 96,500, तो इसको 2 फैरेड लिख दिए, तो आपको पता है 2 × 96,500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। और यहाँ से जैसे ये Al3+ है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Al में बदल रहा है, तो इसको 3 फैरेड की जरूरत पड़ेगी। 1 फैरेड का मान होता है 96,500, तो 3 फैरेड, तो 3 × 96,500। आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका जो संचारण है, देखो संचारण आपको पता है लोहे में जंग लगती है, लोहे में जंग लग रही है ना, लगती है और खराब हो जाता है, तो जो लोहे में जंग लगना है वो एक संचारण की प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड यूनिट हमारी कब, भाई समझ नहीं लगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को पढ़ा जाता है और ऐसे ऑब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो याद रहेंगे, आपको जोड़ के पढ़ना पड़ा, आपको क्या आप पढ़ते हो रट लेते हो, नहीं, आपको जोड़ के पढ़ना है कि भाई इससे ये होता है इससे ये होता है, ऐसे पढ़े जाते हैं ऑब्जेक्ट, तो आपको ज्यादा नहीं है, देखो इस यूनिट में थोड़े आपको ज्यादा मिल गए, बट आगे की यूनिट है उनमें कम मिल जाएंगे, मतलब टोटल 50 ही रखे गए, ज्यादा नहीं है। ये जो वीडियो है ना आपके जो है ना पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से ना इस वीडियो को पूरा देखना मस्त तरीके से, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं भाई साहब, चैप्टर नंबर 3। तो देखो चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो इससे यूनिट में भी सबसे पहले हमें मात्रा की तैयार करनी है, क्या करने है तैयार, मात्रा। अब यहाँ सुनना मेरी बात, अब हमें यहाँ ध्यान से सुनना है। यहाँ पर देखो आपको पता है अभिक्रिया की कोटि होती है, ठीक है, होती है ना, मात्रक आपको तैयार करने, किसके करने वो बता रहा हूं आपको पता है अभिक्रिया की कोटि होती है, और अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि की भी होती है, प्रथम भी होती है, द्वितीय भी होती है और तृतीय भी होती है ना। तो इससे पहले आपको देखो पढ़ा होगा आपने अभिक्रिया की दर, पढ़ा है ना, अभिक्रिया की दर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अभिक्रिया की दर जो होती है dx/dt, अभिक्रिया की दर क्या होती है, dx/dt, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर का पहला मात्रक ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो मात्रक नहीं आता आपको तो पता निकालना आपको सिखा रहा हूं। देखो अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। अब ये dx क्या है, तो dx है बेटा सांद्रता, dx क्या है सांद्रता, dt क्या है, तो dt आपका क्या है, समय अंतराल, क्या है, समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल, ठीक है। तो अब dx सांद्रता का मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर, और समय dt समय है, इसका मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो इसका मात्रा क्या बन जाता है, मोल, लीटर ऊपर जाएगा लीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर का मात्रक आपको याद रखना है क्या, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। और एक बात और, अब एक बात और याद रखना है क्या, कि जो अभिक्रिया की दर है वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है,
अभिक्रिया की जो दर, कोई भी अभिक्रिया हो उसकी जो दर है वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, देखो हमने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में पढ़ा था, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, ये हमने पढ़ा था। तो ध्यान रखना, अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मेरे मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। मेरे जो मुंह से है ना बहुत सोच समझ के चीजें निकलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलेंगी, तो प्रत्येक बात को ध्यान रखना। अभिक्रिया की दर dx/dt होती है, इसका मात्रक ये होता है, ये सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। ठीक है, पहला तो मात्रक आपको ये रखना है। अब कोटि, आप सुन, देखो अभिक्रिया की कोटि पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो देखो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है? शून्य कोटि। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया एक वह अभिक्रिया होती है जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा। देखो अभिक्रिया की कोटि सांद्रण में परिवर्तन से निकाल दी जाती है। अब शून्य कोटि की क्या है? जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा, वो शून्य कोटि की। अब प्रथम की क्या होगी? जिसके संपन्न होने में एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा, वो प्रथम कोटि की। अब जिसके संपन्न होने में दो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, वो द्वितीय कोटि की। और जिसके संपन्न होने में तीन अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, वो तृतीय कोटि की। अभिक्रिया हमने पढ़ी। अब तीनों की मात्रक हमें याद रखनी है। क्या मात्रक? देखो प्रथम जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका मात्रक तो वही है जो अभिक्रिया की दर का है, मतलब मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब प्रथम का बहुत इजी है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब बची हमारी बात क्या? शून्य कोटि की। तो इसका मात्रक है बेटा मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब तृतीय का क्या है? इसमें देखो इसमें क्या हो जाता है? तृतीय कोटि में मोल -2, लीटर और सेकंड -1 लीटर स्क्वायर होता है ना। मोल -2, लीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स, ये हैं जो शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये मात्रक आपको याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। मात्रक से संबंधित हमारा ये जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, अपने पेपर में ये तैयार कर लेना, ये हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, चलो अब मात्रक हो गए। अब अर्धायुकाल से याद रख लो। अब अर्धायुकाल तो हमें पता ही है, जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो। जो अर्धायुकाल समय है ना, हमें पता है अर्ध आयुकाल, काल मतलब समय, मतलब समय ही है। कौन सा समय है? लेकिन ये वो समय है जिसमें कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है, वो है आपका अर्धायुकाल। तो आपको अर्धायुकाल शून्य कोटि का याद रखना है और प्रथम कोटि का याद रखना है। ठीक है, अरे देखो आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है, मतलब T1/2 है, उस समानुपाती होता है 1:1। मतलब ए क्या है यहाँ पर? सांद्रता है। क्या है यहाँ पर? एक सांद्रता। तो आपको याद क्या रखना? आपको ये याद रखना है कि शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वो सांद्रता के समानुपाती होता है ना। रिक्त स्थान कैसी भी बन जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको ऑब्जेक्टिव पता है ना, सही विकल्प भी रिक्त स्थान बन जाता है, वही सही जोड़ी बन जाता है, वही सत्य असत्य और वही एक शब्द में आंसर बन जाता है। तो आपको बेसिक पता होगा ना, तो आप सत्य असत्य बने, कोई भी बने, सही जोड़ी बने, एक शब्द बने, कुछ भी बने, आप कर पाओगे। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, चलो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है? तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है T1/T 0.693/K। देखो ये हमने इसका जो व्यंजक है उसमें कराया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इन चीजों को। अब अर्धायुकाल हो गया। ठीक है, अब दो चीजें और बची हैं इस अभिक्रिया से, बस वो याद रखना। देखो पहला अब ये क्या है? H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन खाली स्थान कोटि की अभिक्रिया। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। आपको पता है इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर धूम में रख दिया जाए तो इसका अपघटन हो जाता है। अब इसका अपघटन होगा तो बेटा किस में होगा? जल में और ऑक्सीजन में, 1/2, है ना। तो आपको पता है ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, बट ये गैस है। तो देखो एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ है, यहाँ देख लो आप, ये लिक्विड से किस में बदला गया? गैस में बदला गया। एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ, एक ही अभिकारक है और इसी के सांद्रण में क्या हो गया? परिवर्तन। अगर परिवर्तन ना हुआ होता तो ये गैस में परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तन हो गया ना, तब तो ये गैस में परिवर्तन हो गया। ठीक है, एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस
है ना, ऑब्जेक्टिव की सीरीज में ये हमारे लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जब, देखो एथिल एसीटेट का भी जल अपघटन है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखना। एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन है ये आभासी एक अणु का अभिक्रिया है। एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन है वो आभासी एक अणु का अभिक्रिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना। ओके चलो, अब एथिल एसीटेट का जल अपघटन कैसे होता है, देखो एथिल एसीटेट का होता है CH3COO C2H5, ये एथिल है। अब एथिल और एसीटेट, एथिल एसीटेट, जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया कराना, तो जल के पास क्या होता है H और OH, ठीक है। तो OH मिल जाता है C2H5 को, तो ये बन जाता है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH मतलब एल्कोहल, ठीक है। और H मिल जाता है इसको, तो ये बन जाता है CH3COOH। ये आभासी कोटि की अभिक्रिया इसलिए है, देखो क्योंकि इसकी आणविकता कितनी है, 2। आपको देखो कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, एक अणु ये और एक अणु ये, 2 अणु भाग ले रहे हैं। अब 2 अणु भाग ले रहे हैं तो आणविकता इसकी क्या है, आणविकता इसकी क्या है, आणविकता इसकी 2 है, बट कोटि एक ही है, क्योंकि इसी के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, इनके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा। ये भी लिक्विड है ना, ये भी लिक्विड और बट ये सॉलिड है ना, तो एक ही अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी, एक, कोटि एक होगी, है ना। और हमें पता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों अलग अलग होती हैं उसे आभासी कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको आभासी प्रथम अणु, एक अणु का अभिक्रिया बोल रहे हैं, क्योंकि आणविकता इसकी क्या है, एक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो हमारे ये चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव भी हो जाते हैं खत्म। आगे अब देखो एक, हाँ अभिक्रिया, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गए। अब हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचते हैं, पहुंच जाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। तो देखो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमें क्या याद रखना है, देखो हमें याद रखना है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में पहले तो डी और एफ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। क्या रखना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी और एफ दोनों का याद रखना है। अब देखो डी का क्या होता है, आपको पता, तो मोस्टली हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है डी और एफ ब्लॉक का। तो अगर डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें आपसे, तो मोस्टली हमें याद रखना है डी और एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें आपसे, तो आपका क्या होता है, आपको पता है ना, डी में एक पहले इलेक्ट्रॉन भराता है, अंतिम से एक पहले भराता है ना, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है n-1 डी 1 से 10 और ns 0 से 2। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छे से याद रखना है, यही हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एफ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो एफ 2 पहले भराता है, तो इसका होता है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1, मतलब d में आपका 0 एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और आपका ये होगा ns2। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हमेशा याद रखना है, इससे अब आपको चेंज नहीं करना है, इससे आपको समझौता नहीं करना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या याद रखना है, इसके बाद हमें याद रखना है कि कौन सा तत्व रंगीन है और कौन सा रंगहीन। तो देखो आपको अगर रंगीन तत्व का पता करना है तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप तभी निकाल पाओगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होना जरूरी है। देखो आप बाहु नियम के अपवाद अनुसार, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। देखो जैसे आपको Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, आपको Fe2+ का निकालना है, तो आप Fe2+ का निकालना, लेकिन उससे पहले इसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना पड़ेगा। Fe2+ का डायरेक्ट मत निकाल देना, पहले आप Fe का निकालना, इसका मूल परमाणु Fe है ना, उसका निकालना, फिर मैं इसका बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो इधर आपको पता है Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। इसके इलेक्ट्रॉन भरो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो 3s2 3p6।
अब देखो 3p6 तक तो आप कंटिन्यू चलना, या फिर इसकी जगह आप लिख देना आर्गन, इसकी जगह आप क्या लिख देना आर्गन, क्योंकि आर्गन में भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ तक तो आप कंटिन्यू चलना, या फिर इसकी जगह लिख देना आर्गन। ठीक है, फिर आप थोड़ी सी यहाँ जगह जो छोड़ना 3p के बाद, और 3p के बाद जो आता है वो लिखना, तो 4s2 आता है ना 3p के बाद, हाँ, तो थोड़ी सी जगह छोड़ कर लिखना आप 4s2, है ना। और अंत में जो आपका d भरा जाता है उसको यहाँ जो जगह छोड़ी है उसमें लिखना, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर आपका 3d जो है ना 6, क्योंकि 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 18 और 2 20 और 6 26। अब यहाँ तक आपको ऐसे करना, ठीक है ना। अब आपको, लेकिन आपको इसका तो करना ही नहीं था, आपको तो इसके चाहिए। आपसे पूछा है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, ये आपसे क्वेश्चन करा है, तो आप इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, ध्यान रखना। अब देखो ये Fe और Fe2+, अब 2+ का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, प्लस का मतलब क्या होता है, दान करना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब इसमें 2+ लगा मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन कहां से दान करेगा, पीछे से ही दान करेगा ना, बीच में से दान नहीं कर देगा, पीछे से ही करेगा। तो पीछे कौन है, S, ये अब्बाहू नियम के अब्बात के अनुसार हो रहा है ऐसा, इसलिए ऐसा लिखा हमने, ठीक है। तो पीछे से दान करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करना है, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दान कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दिख रहा है ना 4s2, ये दान कर देगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा, और इधर 3d6 भरा। तो देखो इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि फुल भरे हैं, फुल जो भरा होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है, केवल 3d में, ठीक है। तो इसकी जगह चाहे तो आप क्या लिख सकते हो, आर्गन लिख सकते हो, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 3d6 ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनों को भर के देखो आप, आपको पता है डी में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6, तो भरो 1 2 3 4 5, पहले एक एक भरा जाता है ना हुंड के नियम अनुसार, फिर उसका बचे हैं तो डबल करते हैं, तो अभी 5 ही भरा है, अब बचे हैं ना तो इसका डबल करोगे, यहाँ से डबल करना प्रारंभ कर दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसमें 6 भर दिए। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित मतलब सिंगल, तो यहाँ एक सिंगल, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो मतलब टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता होंगे तो कोई तत्व रंगीन है या रंगहीन हम पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब आप सुनो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे वो जो है वो रंगीन होगा, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो ही रंगीन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन है, ध्यान रखना। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रंगीन है, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रंगहीन है, ठीक है। चलो और करके दिखाता हूं। जैसे आपसे पूछा गया है कि बेटा आप स्कैंडियम 3+ का करो, स्कैंडियम 3+ में बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो स्कैंडियम का डायरेक्ट आपको नहीं करना, इससे पहले इसके मूल परमाणु स्कैंडियम जो है Fe, इसका करना। आपको पता है स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है, तो भरो। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो हमने आर्गन में भर दिए, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भर देना, फिर थोड़ी जगह छोड़ना, ठीक है। फिर 4s2 हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो हो जाएगा 3d1 में, ठीक है ना। चाहे तो आप ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके 21 इलेक्ट्रॉन जो है ना भर दिए, बट यहाँ पर लिखा है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दान करो, तो 3 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे पीछे से करेंगे, तो देखो 2 तो यहाँ से हो जाएंगे दान, हमें 3 करना ना, तो 2 तो यहाँ से हो जाएंगे दान और 1 यहाँ से हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, तीनों चले गए, तो केवल हमारे पास क्या बचा है, यहाँ आर्गन बचा है। क्या बना है, आर्गन। तो आर्गन बचा है ना, तो और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, और ये जो हैं वो तो खाली हो गए क्योंकि दान कर दिए, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 भी नहीं है, क्योंकि आर्गन बचा और आर्गन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, ठीक है। इनको विशेष चीजों को याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आपसे पूछा कभी कॉपर के बताओ या कभी पूछा क्रोमियम के बताओ, ठीक है। तो देखो आपसे कॉपर और क्रोमियम में तो पूछेगा नहीं, आपका अगर पूछेगा तो इनसे पूछेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखो। तो देखो आपको बताता हूँ, आपसे अगर पूछेगा तो पूछ लेगा Cu+ में कितने हैं या Cr+ में कितने हैं, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इनसे पहले इसका करना पड़ेगा, तो इसका परमाणु क्रमांक 29 और इसका परमाणु क्रमांक 24। आओ देखो जरा, 29 है, भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब थोड़ी जगह जोड़ छोड़ना है, फिर 4s2
और 3d9। ऐसा नहीं होगा, देखो मैंने ऐसे लिख दिया, ये साधारण है, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कॉपर और क्रोमियम पर आप-बाहु नियम का अपवाद लगता है ना। तो देखो आप कैसे लगता है, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे देने से इसका स्टक पूरा हो रहा है, मतलब ये पूर्ण हो रहा है, अभी ये अपूर्ण है, एक इलेक्ट्रॉन देने से ये पूर्ण हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाता है, मतलब यहाँ 10 भरे जाते हैं और यहाँ 1। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका, कॉपर का। ठीक है, अब कॉपर का ये इलेक्ट्रॉन है, अब हमसे बोला Cu प्लस में बताओ कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब Cu प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दान करना। तो यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है वो दान कर दिया। अब ये वाला दान कर दिया तो इसमें अयुग्मित है नहीं क्योंकि फुल भरा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी फुल भरा हुआ है। डी में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 10 ही भरे हैं, तो Cu प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हाँ, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि Cu2 प्लस का वर्ग कितने बताओ। तो देखो अब दो दान कराना है, तो एक तो यहां से दान कर दिया, तो अब हम एक यहां से दान करेंगे। अब यहां से दान करते तो डी में कितने बचते बेटा, 9 बचते। समझना चीजों को, आप रटना नहीं, समझना चीजों को, मैं समझा रहा हूं वो समझना आप। ठीक है, तो डी में कितने बचे, 9 बचे। अब 9 इलेक्ट्रॉन को हम 5 कक्षाओं में भरते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आयुग्मित बचता, 1। तो ऐसे निकालना होते हैं। ठीक है, अब क्रोमियम पे भी अपवाद लगता है, तो इसमें भरेंगे तो हम डायरेक्ट भर दे रहे हैं, इसके आर्गन में भर दिए। ठीक है, फिर 4s2 और 3d4 ये भर दिया हमने, यहां तक मतलब आर्गन भर दिया, फिर 4s2 और 3d1। बट ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें भी अपवाद लगता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी यहाँ निकल के जाता है, मतलब इसमें 5 भराते हैं और इसमें 1 भराता है। अब बाहु नियम का अपवाद लगता है ना, क्योंकि जहाँ अपूर्ण होता है तो उसको अपूर्ण स्थायी होता है, तो अगर इसको पूर्ण कर दें या अर्धपूर्ण कर दें तो स्थायी हो जाता है। तो यहाँ 4 थे तो 4 थे, और यहाँ कितने थे बेटा, 2 थे, तो ये तो पूर्ण था, ये तो स्थायी था, और ये था अस्थायी। तो जब हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने हो गए, 5, मतलब ये अर्धपूर्ण हो गया और ये भी अर्धपूर्ण हो गया। तो अब ये भी अर्धपूर्ण भी स्थायी होता है, तो ये भी स्थायी और ये भी स्थायी। अब हमसे बोला कि Cu प्लस में बताओ कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दान करना, तो ये वाला दान कर दिया, ये वाला, ठीक है, यही बचा। तो ये रहा आपका आर्गन और ये रहा आपका 3d5, और 3d5 मतलब डी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 भरेंगे, 1 2 3 4 5, तो आयुग्मित कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे निकालते हैं ना। तो कोई तत्व रंगीन है या रंगहीन, ये पता किया जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन होगा, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो रंगहीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे, हमने किया था उस टाइप से, ठीक है, 1 प्लस पे, तो ये रंगहीन था, और यहाँ पर ये भी रंगहीन है। समझ आया आपको बात, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अब यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता करना आ गई कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसमें 2 हैं, किसमें 4 हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो बस इसमें इतना ही करना था और कोई ज्यादा नहीं कहा। हाँ, एक चीज और रह गई है, एक चीज और रह गई है, और ये है, देखो आपको पता है, मैं आपको बता रहा था डी और एफ, ये 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, डी और एफ। तो देखो याद रखना है कि जो डी ब्लॉक है इनको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व, और इनको हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण, इन्हें संक्रमण तत्व और इन्हें अंतः संक्रमण तत्व। एक और याद रखो, इसकी 4 श्रेणियां हैं, इसकी 2 श्रेणियां हैं, ध्यान रखना। पहली श्रेणी लेंथिनाइड है, दूसरी एक्टिनाइड है। पहली श्रेणी लेंथिनाइड, दूसरी एक्टिनाइड, यहाँ ध्यान रखना। ओके, चलो थोड़ा सा मैं इसमें बता ही दे रहा हूँ, ये चल रहा है। तो इसकी 4 श्रेणियां हैं और इसकी 2 श्रेणियां हैं। अब 4 श्रेणियां कौन कौन सी, देखो इसकी पहली श्रेणी है 3D, फिर है 4D, फिर है 5D और फिर है 6D, ये 4 श्रेणियां। इसकी 2 श्रेणी है, पहली श्रेणी है लेंथिनाइड, और दूसरी श्रेणी है एक्टिनाइड। तो मेरे भाई ये आपको वीडियो पूरा देखना है बहुत अच्छे से, इससे आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है, बहुत सी चीजें आप इससे सीखने वाले हो। ठीक है ना, चलो अब हम अगली यूनिट पे पहुंच जाते हैं, और अगली यूनिट है हमारी क्या, उपसहसंयोजी रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत बेहतरीन तरीके से चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चीजों को समझने पर फोकस देना, जहां चीजें समझ में ना आए वहीं पर हमें कमेंट लगाओ कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। अब 5वीं यूनिट है हमारी जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसहसंयोजी रसायन। देखो उपसहसंयोजी रसायन से हमें एक चीज याद रखनी है, पहले ईडीटीए,
अब EDTA से क्या याद रखना है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, E फॉर होता है एथिलीन, क्या होता है एथिलीन, D फॉर होता है डाई, ठीक है एमीन, D फॉर होता है डाई एमीन, तो एथिलीन डाई एमीन, T फॉर होता है टेट्रा, टेट्रा, A फॉर होता है एसीटेटो, एसीटेटो, ये याद रखना एसीटेटो। तो पहला तो हमें ये याद रखना है इसका फुल फॉर्म कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, फुल फॉर्म हो गया। अब ये कौन सा लिगेंड है, देखो हमें पता है ये लिगेंड है, ADTA क्या है लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, तो ये हमारा षटदंतुर लिगेंड है, षटदंतुर लिगेंड है, ठीक है ये याद रखना है। तो दो चीजें आपको याद रखना है, ये षटदंतुर या फिर इसको बहुदंतुर भी बोलते हैं, ठीक है बहुदंतुर, षटदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड, ये याद रखना। अब तीसरा इसकी संरचना याद रखना कि इसका सूत्र कैसे बनता है, संरचना आपके कैसे बनती है, देखो तो मैं बता दूं, एथिलीन है तो ये हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डाई एमीन है, दो एमीन है तो दो एमीन लिख दी, ये लिख दी, एमीन का मतलब N होता है, एमीन का मतलब क्या होता है N, ये लिख दिए। अब टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हैं, चारों जोड़ दो, ठीक है एक यहाँ जोड़ दो, CH3 C डबल O माइनस CH3 C डबल O माइनस, और यहाँ लिख दो CH3 C डबल O माइनस CH3 C डबल O माइनस, ऐसे ऐसे करके हमें याद रखना है, ठीक है ना। अब ADTA हो गया। अब हमें द्विदंतुर लिगेंड याद रखना है, हमें द्विदंतुर लिगेंड जो है उसके कम से कम 2 उदाहरण याद रखना है। तो देखो द्विदंतुर में आप एक याद रख सकते हो क्या, EN मतलब क्या होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, कोई भी द्विदंतुर दो लिगेंड के नाम याद रखना है, एथिलीन डाइएमीन। दूसरा आप रख सकते हो ऑक्सीलेटो, क्या रख सकते हो ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेट क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है C डबल O का फुल ट्वाइस, ये ऑक्सीलेटो है ना, इस पे बेटा 2 माइनस होता है, क्या होता है 2 माइनस, ठीक है ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ठीक है ये याद रखना। अब एक और याद रखना तो DMG याद रख लेना, डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं कि कैसा होता है तो देखो ऐसा होता है CH3, ठीक है इधर C, इधर क्या जुड़ा होता है N, इधर जुड़ा होता है O, ठीक है यहाँ बॉन्ड लगा होता है, फिर यहाँ C दोनों आपस में जुड़े होते हैं, CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ये आपका DMG का फॉर्मूला है। ये तो आपको ये द्विदंतुर लिगेंड पता है, एथिलीन डाइएमीन ऑक्सीलेटो DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, इतना याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कार्ब धात्विक यौगिक याद रखना है, कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है, ठीक है वो याद रखना है। तो जिसमें कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से जुड़ा हो वो कार्ब धात्विक यौगिक। अब क्वेश्चन है कि कार्ब धात्विक यौगिक क्या है, तो जिसमें कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से जुड़ा हो वो आपका कार्ब धात्विक यौगिक होता है। कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से जुड़ा है वो कार्ब धात्विक यौगिक है। देखो आपको बताते हैं, अब कार्ब धात्विक यौगिक के कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं, ठीक है चलो अब कार्ब धात्विक यौगिक के उदाहरण याद रखने, इधर सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ब धात्विक यौगिक में एक याद रखना है आपको डाइमेथिल जिंक, डाइमेथिल जिंक, डाइमेथिल जिंक। अब डाइमेथिल जिंक क्या होता है, CH3 का फुल ट्वाइस Zn। अब पूछ लेता है डाइमेथिल जिंक क्या है, तो डाइमेथिल जिंक है कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है चलो कार्ब धात्विक यौगिक है। अब डाइमेथिल जिंक की जगह डाइएथिल जिंक भी पूछ सकता है, C2H5 का फुल ट्वाइस Zn, ये भी कार्ब धात्विक यौगिक है। फिर अब देखो मेथिल है एथिल है तो डाइएथिल है, ठीक है। फिर एक और पूछता है टेट्रा एथिलेट मतलब C2H5 का होल 4 Pb। अब टेट्रा एथिल और लेट ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखो चार के लिए टेट्रा और एथिल तो है तो टेट्रा एथिल और L फॉर लेट, ये एक कार्ब धात्विक, ये तीनों कार्ब धात्विक यौगिक को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से जुड़ा हो वो कार्ब धात्विक यौगिक होता है, ठीक है। अब यहाँ याद रखना है कि ये जो आपका टेट्रा एथिलेट कार्ब धात्विक यौगिक है ये प्रास्फुटरोधी है, प्रास्फुटरोधी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर
ये प्राइसफुल रो दी है, इसको याद रखना है। ये आपको इतनी चीजें इससे संबंधित याद रखना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। अब एक और चीज याद रखना, द्विक लवण के उदाहरण। देखो द्विक लवण के उदाहरण में आपको 3 उदाहरण याद रखना है। पहला आपको रखना है कार्नेलाइट का। कौन सा बेटा? कार्नेलाइट। अब मैं यहाँ आपको लिखते जा रहा हूँ ताकि आप याद रखते जाओ, इनको तैयार करते जाओ, है ना। आपको समझते जाना है, ऐसे पढ़ाई करना पड़ेगी आपको, ऐसे ऑब्जेक्टिव तैयार करना, ऐसे नहीं रटने से ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं होते। बेसिक करोगे अपने आप ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कार्नेलाइट का याद रखना है। तो कार्नेलाइट का क्या होता है बेटा? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 कार्नेलाइट हो गया। दूसरा आपको फिटकरी याद रखना है, फिटकरी। तो फिटकरी क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये फिटकरी का सूत्र याद रखना, ठीक है। फिर आपको एक मोहर लवण का याद रखना है, मोहर लवण। मैं जितना बता दूं उतने में से आपने पढ़ लिया तो ऑब्जेक्ट आपके कहीं से बाहर नहीं होंगे बेटा, कहीं से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। मोहर लवण क्या होता है? देखो होता है FeSO4, ठीक है, डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये मोहर लवण का सूत्र है। तो ये है आपके द्विक लवण। तो द्विक लवण में इतनी चीजें आपको याद रखना है कि द्विक लवण में इतने सूत्र आपको जो है ना याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसा लग रहा है वीडियो? एक बार जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ये कितनी चीजें आपको बता रहा हूँ, है ना। और इनको अभी के अभी याद रखते जाना भाई। अगर ना वीडियो थोड़ा स्पीड में चल रहा है तो थोड़ा सा आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर करके चलाते जाना, क्योंकि मुझे पूरी यूनिट के पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने इस वीडियो में, ठीक है। चलो ध्यान से आगे बढ़े, पहुंच जाते हैं यूनिट 6 पे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन पर, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमें याद रखना है क्या? हमें याद रखना है DDT का रासायनिक नाम। हमसे पूछता है DDT का रासायनिक नाम बताओ। तो DDT का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो। D फॉर क्या होता है? डाइक्लोरो। इस D फॉर होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहां से BHC से क्या पूछता है? BHC का फुल फॉर्म देखो। BHC को और क्या बोलते हैं? BHC को और बोलते हैं गैमेक्सिन। क्या बोलते हैं बेटा? गैमेक्सिन। BHC को और क्या बोला जाता है? गैमेक्सिन बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड अगर सूत्र लिखें तो C6H6Cl6, इतना याद रखना है। BHC का रासायनिक नाम, BHC का दूसरा नाम और BHC का सूत्र, ठीक है। चलो आगे हमसे पूछता है निद्राकारी औषधि। निद्राकारी औषधि, तो निद्राकारी औषधि क्या है? क्लोरिटॉन है। क्या है? क्लोरिटॉन। निद्राकारी औषधि क्या है? क्लोरिटॉन है। सूत्र क्या होता है? यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ CCl3 होता है ना, ये क्लोरिटॉन का फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब हमसे एक और चीज पूछ लेता है, जहरीली गैस। जहरीली गैस। तो जहरीली गैस का नाम है फास्जीन। क्या है? फास्जीन। और फास्जीन का सूत्र क्या होता है? COCl2, ये होता है, ठीक है। अब आगे हमसे क्या पूछता है? मेथिल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड क्या है? तो देखो ये एक जहरीली गैस है। देखो ये भी एक जहरीली या विषैली गैस है, जहरीली या विषैली गैस है। तो आपसे ये पूछ रहता है मेथिल आइसोसाइनाइड विषैली गैस है, कौन सी अभिक्रिया देती है? या फेनिल आइसोसाइनाइड जो विषैली गैस है वो कौन सी अभिक्रिया देती है? तो ये जो है इस अभिक्रिया को देती है कार्बेलेमीन। आपने पढ़ी है ना कार्बेलेमीन अभिक्रिया, मैंने पढ़ाई है कार्बेलेमीन अभिक्रिया। तो जो कार्बेलेमीन अभिक्रिया है वो मेथिल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड जो है ना वो देता है। तो मेथिल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड कौन सी अभिक्रिया देती है? कार्बेलेमीन अभिक्रिया। कार्बेलेमीन अभिक्रिया और एक विषैली गैस है, ठीक है। ध्यान रखना ये विषैली या जहरीली गैस है, दो गैस हैं, तो ये कम पूछता है, ये ज्यादा पूछता है। तो मेथिल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड कौन देता है? कार्बेलेमीन अभिक्रिया, ये विषैली गैस है, ठीक है। आगे हमसे पूछता है वुड्स अभिक्रिया में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो वुड्स अभिक्रिया में ध्यान रखना है हमें मैग्नीशियम धातु का उपयोग किया जाता है, Mg। मैग्नीशियम मतलब Mg धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एसिटिलीन, किससे प्राप्त होता है? तो एसिटिलीन हम किससे प्राप्त करते हैं? क्लोरोफॉर्म से प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से प्राप्त करेंगे हम एसिटिलीन।
क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या जो आइडोफॉर्म होता है, इससे हम प्राप्त करते हैं एसिटिलीन। कैसे? अगर हम क्लोरोफॉर्म या फिर आपका ब्रोमोफॉर्म या फिर आपका आइडोफॉर्म अगर इनकी हम सिल्वर चूर्ण से क्रिया करा दें तो हमें एक गैस प्राप्त होती है जिसका नाम है एसिटिलीन। ये एसिटिलीन प्राप्त होती है। तो हमें इतना इस यूनिट में याद रखना है। ठीक है ना मेरे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 7 पे आ जाते हैं। यूनिट 7 में हमें क्या याद रखना है? हमें यूनिट 7 में याद रखना है कि जो ल्यूकास अभिकर्मक है ये क्या है। तो ध्यान रखना, ये जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है वो होता है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। निर्जल, ठीक है, ध्यान रखना, सांद्र HCl2 और जो आपका निर्जल ZnCl2 है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक होता है। पहले तो यही याद रखना है ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो सांद्र HCl और जो ZnCl2 है, इसका जो मिश्रण है वो आपका ल्यूकास अभिकर्मक है। याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब विलियमसन संश्लेषण से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। विलियमसन संश्लेषण से 2 क्वेश्चन ये आ जाते हैं। देखो, विलियमसन संश्लेषण है ये हमें डाई एथिल ईथर बनाता है, C2H5O C2H5। ये डाई एथिल ईथर बनता है विलियमसन संश्लेषण में। डाई एथिल ईथर बनता है विलियमसन संश्लेषण में। और ये डाई एथिल ईथर है ना बेटा, हम कैसे बनाते हैं? हम एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं और फिर हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो ये जो डाई एथिल ईथर है, ये जो है एक मिनट मेरे भाई, ये जो है निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में। तो ये निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। तो ध्यान रखोगे, ये काय के रूप में उपयोग होता है बेटा? निश्चेतक के रूप में उपयोग होगा। कौन होता है निश्चेतक के रूप में? डाई एथिल ईथर निश्चेतक के रूप में उपयोग होगा। ठीक है। अब ये जो डाई एथिल ईथर है, इसको हम सल्फ्यूरिक, एक सेकेंड, सल्फ्यूरिक ईथर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये सल्फ्यूरिक ईथर भी बोलते हैं। ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन थे कि विलियमसन संश्लेषण में जो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, ये निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है और इसको सल्फ्यूरिक ईथर भी बोलते हैं। ठीक है। चलो, अब अगला है कास्ट स्प्रेड या वुड स्प्रेड। कास्ट स्प्रेड और वुड स्प्रेड एक ही बात है। ये क्या होता है? तो जो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड OH, मतलब ये मेथिल और ये अल्कोहल, जो मेथिल अल्कोहल होता है यही कास्ट स्प्रेड या वुड स्प्रेड होता है। मेथिल अल्कोहल जो होता है वही कास्ट स्प्रेड या वुड स्प्रेड है। तो अब आपसे पूछे मेथिल अल्कोहल कास्ट स्प्रेड क्या है, तो आपको वुड स्प्रेड क्या है, तो आप दे देना आंसर मेथिल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड OH। शब्दों में भी लिख देना मेथिल अल्कोहल। ठीक है। अब अगला है शराब, स्प्रिट या वाइन। शराब, स्प्रिट या वाइन, ये क्या होता है? तो देखो मेरे भाई, जो एथिल अल्कोहल होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ये है आपका एथिल अल्कोहल। तो जो एथिल अल्कोहल है यही शराब, स्प्रिट, एथिल अल्कोहल जो दिख रहा है ना आपको, एथिल अल्कोहल है, यही शराब, स्प्रिट या वाइन होता है। एथिल अल्कोहल शराब, स्प्रिट या वाइन होता है। एथिल अल्कोहल शराब, स्प्रिट या वाइन होता है। ठीक है। अब फिनॉल से आपको याद रखना है। फिनॉल से ये याद रखना है कि फिनॉल की प्रकृति होती है अम्लीय। फिनॉल की प्रकृति क्या होती है बेटा? अम्लीय। याद रख लोगे? ठीक है। फिनॉल की प्रकृति क्या होती है बेटा? अम्लीय होती है। अब दूसरा याद रखना है कि जो फिनॉल है वो एक संक्षारक है। क्या है? फिनॉल संक्षारक है, मतलब फिनॉल का उपयोग संक्षारण में किया जाता है। तो फिनॉल क्या हो गया? एक संक्षारक हो गया। तो हमें जो है ना इस यूनिट से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ध्यान रखना इन बातों को, जितना मैं बता रहा हूं उतना तो आप बहुत अच्छे से बेटा तैयार करके रखना। अगली यूनिट में हमें क्या याद रखना है? अगली यूनिट में हमें याद रखना है टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक एक रजत दर्पण परीक्षण होता है। रजत दर्पण परीक्षण होता है। ध्यान रखना, टोलेन अभिकर्मक बेटा क्या है? एक रजत दर्पण परीक्षण है। और ये जो टोलेन अभिकर्मक रजत दर्पण परीक्षण है, ये केवल एल्डिहाइड देता है। क्या देता है बेटा? एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड है वो ही केवल रजत दर्पण परीक्षण देता है। एल्डिहाइड, कीटोन ये परीक्षण कभी नहीं देता। ध्यान रखना,
एल्डिहाइड केवल रजत दर्पण परीक्षण देता है, कीटोन कभी भी इस परीक्षण को नहीं देता है। ठीक है, याद रख लोगे। अब टॉलेन अभिकर्मक होता क्या है, तो ये अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट मतलब सिल्वर नाइट्रेट का ऐसा विलयन होता है जिसमें अमोनिया मिली हो। ठीक है, इतना याद रख लेना। ठीक है, तो टॉलेन रजत दर्पण परीक्षण या टॉलेन अभिकर्मक कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। अब यूरोट्रोपिन से याद रखना है, यूरोट्रोपिन का सूत्र देखो CH2 का होल 6 N4 ये होता है। ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी संरचना हमें याद रखनी पड़ेगी। इसकी क्या रखनी पड़ेगी बेटा, याद संरचना याद रखनी पड़ेगी। आओ देखें बनाते हैं कैसे। और पहले लेकर इसका उपयोग लिख लो। इसका उपयोग होता है बेटा गठिया रोग में। ठीक है, जो गठिया रोग होता है ना, जोड़ों का दर्द होता है ना, जोड़े दर्द करते हैं, तो गठिया रोग में इस यूरोट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, यूरोट्रोपिन का उपयोग कहाँ होता है, गठिया रोग में। याद रखना इस बात को। अब इसकी संरचना में बना के बता दे रहा हूँ, हो सकता है ये 1 नंबर में पूछ ली जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ CH2 होता है, यहाँ N होता है। देखो N के बाद N नहीं होता, CH2 के बाद CH2 नहीं होता। ठीक है, फिर अपने पास होता है यहाँ N। ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ CH2। ठीक है ना, फिर यहाँ N, ये हो गया, बेंजीन जैसी बन रही है। फिर यहाँ जो है ना N होगा, फिर यहाँ CH2। ठीक है, अब 1 मिनट, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे भाई, N से प्रारंभ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ होगा अपना N, यहाँ CH2, यहाँ CH2। ठीक है, यहाँ N, यहाँ N और यहाँ CH2, ये हो गया। ठीक है, फिर N, फिर CH2। देखो फिर यहाँ से कर दिया हमने, N के बाद N नहीं आना चाहिए, CH2 के बाद CH2 नहीं आना चाहिए। देखो ऐसे हो गया, फिर आप N लिख देना। ठीक है, फिर CH2, फिर बॉन्ड N, फिर यहाँ CH2 और ये N। तो देखो CH2 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 और N कितने हो गए, 4। तो ये इसकी संरचना, गठिया रोग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आपको याद रखना है एसिटाल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। क्वेश्चन पूछा जाता है केनिजारो जो अभिक्रिया है वो कौन नहीं देता, तो केनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता बेटा, एसिटाल्डिहाइड। जो एसिटाल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन जो है ना केनिजारो अभिक्रिया देता है। एसिटाल्डिहाइड तो नहीं देता, लेकिन कौन देता है, तो कौन देता है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO ये देता है केनिजारो अभिक्रिया। ये एसिटाल्डिहाइड CH3CHO ये नहीं देता। ये शब्दों को अच्छे से याद रखना जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, हाँ, अब आपको ऐसे देखो 2 व्यक्तियों के नाम बताने हैं जो एल्डिहाइड से क्रिया तो करते हैं, कीटोन से नहीं। ऐसे 2 अभिकर्मक के नाम बताने हैं जो एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं, कीटोन से नहीं। तो देखो पहला तो अभिकर्मक है आपका टॉलेन अभिकर्मक, ये एल्डिहाइड से क्रिया करता है, कीटोन से नहीं। और दूसरा है फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग बिलियन लिख दो, फेलिंग बिलियन या फेलिंग अभिकर्मक, ये भी एल्डिहाइड से क्रिया करता है, कीटोन से नहीं। ठीक है, अब फॉर्मेलिन, अब ये पूछा जाता है कि फॉर्मेलिन में मुख्य रूप से क्या होता है, तो फॉर्मेलिन में मुख्य रूप से होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका फॉर्मेलिन होता है, इस फॉर्मेलिन में मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपको बहुत अच्छे से बेटा याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इस यूनिट से हमें इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो हमारी यूनिट 9 आ गई, और 9 में हमें क्या याद रखना है, 9 में हमें याद रखना है क्षारीयता का क्रम, मोस्ट IMP। अब क्षारीयता का क्रम देखो, ये आपको दिख रहा है, ये बढ़ते क्रम में है। ये किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में। देखो सबसे कम जो क्षारीय है वो है अमोनिया, वो क्या है, अमोनिया। ठीक है, फिर इसके बाद है एनिलीन, रिंग के ऊपर NH2 एनिलीन। फिर प्राथमिक एमीन में देखो मेथिलेमीन, एथिलेमीन, ये प्राथमिक एमीन में ही आते हैं। मेथिलेमीन, एथिलेमीन, ये सब प्राथमिक एमीन में आते हैं। ठीक है, फिर आपका द्वितीय एमीन, फिर आपका तृतीय एमीन। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको, अमोनिया, एनिलीन, मेथिलेमीन, एथिलेमीन, द्वितीय एमीन, ये सब है। तो अब यहां से आपसे कहीं से भी पलटवार क्वेश्चन कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो आपका एथिल एमीन है वो अमोनिया से खाली स्थान क्षारीय है,
तो एथिलेमीन देखो यहाँ है, ये क्षारता का बढ़ता क्रम है, तो ये इससे अधिक क्षारीय है ना। आपसे पूछ सकता है कि एनिलीन मेथिलेमीन से कम क्षारीय, देखो ये जो है वो कम क्षारीय है और ये ज्यादा क्षारीय है, तो ये पूरा क्रम याद रखना पड़ेगा। और क्रम याद रख लोगे अपने माइंड में तो कोई सा भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन बन जाए आप बना लोगे उसको, और नहीं रखोगे तो आपको नहीं रखना, याद नहीं रहेगा, फिर दिक्कत जाएगी आपको, है ना। तो ये पूरा क्रम रख लेना यार, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो सबसे कम क्षारीय अमोनिया, उससे ज्यादा एनिलीन, फिर में प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीय और फिर तृतीय। ये आपका मेथिलेमीन है और ये आपका एथिलेमीन है, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक है। चलो आगे, सिमेट अभिक्रिया आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है सिमेट अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, या आपको कोई रिक्त स्थान दे सकता है कि भाई इस अभिक्रिया को पूर्ण करो, ऐसी दे देगा आपको, ठीक है। तो सिमेट अभिक्रिया में हमें पता है जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल, इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं N3H के साथ। सिमेट अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ अभिक्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान। होता क्या है, जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 बाहर हो जाती है, लो CO2 हो गई बाहर, यहाँ कितने N है, 3N, 3N में से 2N N2 बना के बाहर हो जाते हैं, ये हो गए बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, CH3, ये बचा CH3, एक N बचा और देखो एक H है और एक H, 2 H बचे, तो ये आपका NH2, मतलब ये प्राथमिक एमीन बन जाता है, प्राथमिक एमीन बन जाता है, ठीक है। फिर आगे आपसे हिंसबर्ग पूछ सकता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, तो देखो बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, मतलब C6H5, बेंजीन, सल्फोनिल मतलब SO2 और क्लोराइड मतलब CH। ये जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, ध्यान रखना। ये एमीन का परीक्षण के लिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक से एमीन का परीक्षण किया जाता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है फिर मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, पूछता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। तो देखो जो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है इसमें क्या बनता है, एल्किल, ठीक है, आइसो थायोसाइनाइड या साइनाइड, तो ये इसका उत्पाद है। ये याद रखना, जितना मैंने बता दिया उतना मोस्टली याद रखना, वहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और ये उसी हिसाब से रखा गया है जिस हिसाब से आना है। मैंने पिछली साल जो ऑब्जेक्टिव आए थे वो नहीं रखे मैंने, क्योंकि पिछली साल जो ऑब्जेक्टिव आए थे वो ऑब्जेक्टिव नहीं आने, क्योंकि एमपी बोर्ड वाला ऑब्जेक्टिव रिवाइज नहीं करता एक भी, ठीक है। तो जो पिछली साल आए थे उनको तो बिल्कुल हटा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आऊं, बहुत मेहनत करने के बाद ये चीजें निकाल के लाया हूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है टीएनटी मतलब होता है ट्राई नाइट्रो टालुइन, टी का मतलब होता है ट्राई, एन का मतलब होता है नाइट्रो और टी का मतलब टालुइन, ट्राई नाइट्रो टालुइन जो एक विस्फोटक है, ये याद रखना है कि टीएनटी क्या है, विस्फोटक है, क्या है, विस्फोटक है, ठीक है, ध्यान रखना। ट्राई नाइट्रोटालुइन क्या है बेटा, एक विस्फोटक है, क्या है, एक विस्फोटक, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें इस यूनिट में से याद रखनी है। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इनको याद रख पाओगे, परेशानी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ देते हैं, और हमारी ये लास्ट यूनिट है, इसके ऑब्जेक्टिव देखो। हमें इस यूनिट में याद रखने हैं विटामिन, याद रखने हैं विटामिन। अब विटामिन हमें A B C D E K इतने विटामिन होते हैं, इनको हमें सबको याद रखना है और इनके रासायनिक नाम याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, रासायनिक नाम, ठीक है। अब सर रासायनिक नाम को रखना ही पड़ेगा, हाँ तो याद रखना ही पड़ेगा। तो बस मेरे पास एक ट्रिक है, अगर इससे याद हो जाए आपको तो इससे याद कर सकते हो। तो क्या है, रथ एक ट्रॉफी, रथ एक क्या है, ट्रॉफी। रा से बनेगा रेटिनॉल, था से बनेगा थायमीन, ए से बनेगा एस्कार्बिक अम्ल, का से बनेगा कैल्सीफेरॉल, टा से बनेगा टोकोफेरॉल और फा से बनेगा फाइलोक्विनोन। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कार्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, ये एक ट्रिक है, इससे अगर याद हो जाए तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है, एस्कार्बिक अम्ल से कौन सा अम्ल विटामिन है, कौन सा अम्ल विटामिन है, ये पूछा जाता है, कौन सा अम्ल विटामिन है। तो आपको देखो अम्ल केवल एक ही में लिखा है, एस्कार्बिक अम्ल में।
तो जो एस्कार्बिक अम्ल है वो एक विटामिन भी है, अम्ल भी है और विटामिन भी है। ये बात आपको याद रखना है ध्यान से। अब बात आते हैं बेटा सबके स्रोत बताओ। क्या सबके स्रोत बताओ? तो सबके स्रोतों में अंडा दूध हरी सब्जी लिख देना, सब में लिख देना अंडा दूध हरी सब्जी। थोड़ा सा आपको याद रखना है, जैसे विटामिन सी है, इस विटामिन सी में याद रखना है आंवला। क्या याद रखना है? आंवला और खट्टे फल, आंवला और खट्टे फल याद रखना है। ठीक है, चलो अब विटामिन डी में याद रखना है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब विटामिन ई है, विटामिन जो ई है इसमें याद रखना है फलियां, फलियां, फलियां। ठीक है, बटला की फली, मुनगा की फली, है ना, जो भी फलियां आती है वो। अब फाइलोक्विनोन, सब में अंडा दूध। अब सब में अंडा दूध हरी सब्जी याद रखना, बस 3 का याद रखना, बाकी सब में क्या कर देना बेटा, अंडा दूध हरी सब्जी सब में लगा देना बिना टेंशन के। ठीक है, तो अपन को ऐसे याद रखना है कि इनको आपको विशेष याद रखना है, बाकी सब में अंडा दूध हरी सब्जी लगा देना है। अब रोग है याद रखने वाला, तो रेटिनॉल, विटामिन ए से बेटा क्या होता है, विटामिन जो ए होता है ना, इससे जो होता है रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी, रतौंधी। ठीक है, अब इससे होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। अब एस्कार्बिक अम्ल, इससे स्कर्वी याद रखना, स्कर्वी, स्कर्वी याद रखना, स्कर्वी। ठीक है, अब विटामिन डी जो है इससे रिकेट्स याद रखना। क्या याद रखना? रिकेट्स, 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 रिकेट्स। ठीक है, अब टोकोफेरॉल, इससे जनन क्षमता में बांझपन, ऐसा बोल सकते हैं, जनन क्षमता में कमी या बांझपन, बांझपन लोग होता है विटामिन के ई से। अब टोकोफेरॉल है ना, सॉरी फाइलोक्विनोन से क्या होता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, एक सेकंड, रक्त का थक्का ना बनना, मतलब इससे रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो रक्त का थक्का नहीं बनता, किससे नहीं बनता? विटामिन के से याद नहीं बनता। ठीक है, चलो अब एक और याद रखना। अब ऐसा पूछा जाता है कौन सा एक जो प्रोटीन है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बना, है ना, तो विटामिन तो के है, लेकिन प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो है उसका नाम है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, ये जो अगर प्रोटीन नहीं होगा तब भी रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो विटामिन कौन सा? के, और प्रोटीन कौन सा? फाइब्रिनोजन। ठीक है, अब याद रखना B1 का रासायनिक नाम, तो B1 का भी थाइमिन है, B2 का है राइबोफ्लेविन, बस राइबोफ्लेविन, इतना याद रखना। ठीक है, फिर अब डीएनए आरएनए से कुछ याद रखना है, तो आपको याद रखना है, देखो डीएनए में 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, अब आरएनए में क्या होता है, तो एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, बट जो है थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अब प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का। जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल या एमिनो अम्ल का क्या है? बहुलक है ना, ध्यान रखना। अब पॉलीसेकेराइड के उदाहरण, तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण में कौन आता है बेटा? स्टार्च, 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 है ना, और सेलुलोज, सेल्यूलोज। स्टार्च और जो सेलुलोज है वो आपका पॉलीसेकेराइड में आता है। किस में आता है? पॉलीसेकेराइड में आता है, स्टार्च और सेलुलोज। तो ऐसे आपको याद रखना। अब कुछ थोड़ी सी चीजें और बस। दूध में उपस्थित शक्कर, दूध में उपस्थित शक्कर कौन सी है? तो दूध में उपस्थित शक्कर क्या है बेटा? लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज, लैक्टोज। दूध में उपस्थित शक्कर क्या है बेटा? लैक्टोज है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। अब एक और, सबसे मीठी शक्कर, सबसे मीठी शक्कर, सबसे मीठी शक्कर तो है डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। सबसे मीठी शक्कर क्या है बेटा? डी फ्रक्टोज। तो ऐसे करके आपको इतना याद रखना है। तो मेरे भाई मैंने आपको केवल 50 टॉपिक जो है ना इनसे आपको बताए हैं। इन टॉपिकों से इतने ऑब्जेक्टिव आप यदि कंप्लीट कर लेते हो, मुझे नहीं लगता कि आपका ऑब्जेक्ट छूटेगा, आपसे बनेगा नहीं, बन जाएगा मेरे भाई, बनेगा, 100% बनेगा। बट करना है, ज्यादा समय नहीं लगा। इस 50-60 मिनट की वीडियो में आज सारा कुछ कंप्लीट करा दिया
और इतना ज़्यादा इस वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आप अच्छे से समझोगे तो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर होनी चाहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।